नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल वाइस लाइफ एडवाइस। तो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं लाइफ इंश्योरेंस पे। उनमें से क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है, किनको लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए लेनी चाहिए, और क्या आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी भी चाहिए कि नहीं, सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप एंड तक इसमें बने रहें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके और आप एक एक्सपर्ट हो जाएं लाइफ इंश्योरेंस में। और अपनी ही नहीं बल्कि आप अपने दोस्तों, मित्रों, रिलेटिव्स और सबको गाइड भी कर पाएं भी लाइफ इंश्योरेंस कैसे लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपसे बात की भी हमें लाइफ इंश्योरेंस लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो उसके दो फैक्टर्स हैं दोस्तों, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दो बंदों की। एक बंदा है जो एक सिंगल ब्रेड ओनर है या सिंगल कमाई करता है, उसके पास डिपेंडेंट माँ बाप हैं, वाइफ है जो हाउस वाइफ है वो भी डिपेंडेंट है, और उसके दो बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन और जिनकी आ, आगे पालने का उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस केस में इसको लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन केस कल को उसके साथ कोई हादसा हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई डिसेबिलिटी भी आ गई, अगर वो कमाने के लायक नहीं रहा, तो बहुत बड़ा रिस्क है बाकी फैमिली मेंबर्स को। तो उनके पास ऐसा होना चाहिए कुछ बैकअप जिससे वो फाइनेंशियली सिक्योर हो पाए। तो लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। अब मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ। एक इंसान है जो अभी मैरिड भी नहीं है, बहुत अच्छी उसकी सैलरी है, उसको विरासत में बहुत सारे एसेट्स मिले हैं जिसमें ज़मीन है, उसका घर कई है, उसके पेरेंट छोड़ गए दो तीन, और उसके पास कोई कमी ही नहीं है पैसों की। तो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस अगर वो नहीं भी लेगा तो उसकी लाइफ में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना भी अफोर्ड कर सकता है। सेकंड, इसमें जो फैक्टर आता है लाइफ इंश्योरेंस लेनी है या नहीं लेनी, आपके एसेट्स क्या हैं और लाइबिलिटीज क्या है। एसेट्स की तो मैंने बात कर ली, अगर आपके पास काफ़ी कुछ है, प्रॉपर्टी है, आपको रेगुलर इनकम आ रही है, कुछ कमर्शियल है जिससे किराया आ रहा है, रेजिडेंशियल से आपको किराया आ रहा है, और आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है, आपके पास रियल एस्टेट के एसेट्स हैं, आपके पास स्टॉक्स हैं, जो भी आप इसको ले सकते हैं, तो उस केस में आप अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपके ऊपर लोन है, फैमिली पे लोन है, वो लोन हाउसिंग लोन भी हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, या और भी कोई लोन हो सकता है, तो आप सिंगल ब्रेड ओनर है, सिंगल कमाई करते हैं अपनी फैमिली में, तो आपको इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है एक कवरेज का, फाइनेंशियल सिक्योर होने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं कौन सी पॉलिसी है जो बेस्ट है। जब भी इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आता है वो आपको कई तरह के ऑप्शन देता है, पर बेसिकली ब्रॉडली तीन तरह की पॉलिसीज होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोमेंट प्लान या मनी बैक प्लान या मनी गारंटी प्लान, कई तरीके से इसको बोला जाता है, पर ये सब चीज तो एक ही है दोस्तों। एंडोमेंट प्लान में क्या होता है, आपको एक गारंटी मिलती है टाइम टू टाइम, आपके पैसे कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ, जो 4-4.5% से ज्यादा नहीं होता किसी भी प्लान में, आपका पैसा पैसा आपको वापस आएगा, आपको कैशबैक मिलेगा। तो आपको लगता है ये तो बढ़िया है, हम पैसा भी दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, पर हमें पैसे वापस भी मिल रहे हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इस केस में आपके पास प्रीमियम अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसकी जो कवरेज आपको मिलती है लाइफ इंश्योरेंस पे वो भी आपको सफिशिएंट नहीं मिलती, काफ़ी कम मिलती है। सेकंड की बात करते हैं यूलिप। यूलिप क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सिंपल वर्ड में, आप जो प्रीमियम भरते हैं वो 10% तो आपकी लाइफ कवरेज में चले जाता है, बाकी 90% जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली स्टॉक मार्केट या इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। अब उसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो जो मैंने दो प्लान बताए, एंडोमेंट प्लान और यूलिप, खासकर यूलिप की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी को मेंटेन करने की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। आपको जो चार्जेस पड़ते हैं वो ज़्यादा पड़ते हैं,
और इसमें अगर रिटर्न आपको आता भी है तो 8-9% का ही रिटर्न दे पाते हैं यूलिप्स के भी बेस्ट प्लान। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है भी आप डायरेक्ट अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो उस केस में जो एवरेज रिटर्न है आपको 13-14% आएगा। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो इंडेक्स फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट करें वही जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको 14% का इंटरेस्ट मिलने की संभावना है, क्योंकि यही एवरेज रिटर्न्स आ रहे हैं काफी सालों से। तो कभी भी यूलिप और एंडोमेंट प्लान नहीं लेने चाहिए। दो कारण जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपको जो कवर है, इंश्योरेंस कवर है, बहुत ही कम मिलता है जिसका कोई खास बेनिफिट नहीं है आपके लिए। और दूसरा इसमें चार्जेस बहुत है और रेट ऑफ रिटर्न काफी कम है जो आप प्रीमियम अमाउंट भरते हैं। अब करते हैं तीसरे प्लान की, जो बेस्ट प्लान है जो सभी को लेना चाहिए, वो है टर्म प्लान इन इंश्योरेंस। अब टर्म प्लान क्या होता है? आप एक टर्म डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एज। इसमें अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो लेट्स से आपकी उम्र 30 साल है और आप टर्म डिसाइड करते हैं 45 ईयर्स, तो 30 + 45 दैट मीन 75 ईयर्स। तो 75 ईयर्स तक आपको रेगुलर प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, जैसे आप चाहें वैसे आप दे सकते हैं। तो इस केस में जो आपका कवरेज है वो 30 ईयर से शुरू होके 75 ईयर्स जाने, टर्म जो उसका बना 45 ईयर्स बना। तो इस 45 ईयर्स का पूरा कवरेज रहता है अप टू 75 ईयर्स। तो इस केस में फायदा क्या है? सबसे पहले फायदा है जो आपका प्रीमियम अमाउंट है वो बहुत ही कम रहती है। सेकंड फायदा इसमें क्या है, जो आपकी इंश्योरेंस कवरेज है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ टर्म प्लान, तो अगर आप 30 साल के आसपास हैं, 25 के 30 के बीच में हैं, तो 900,000 रुपए पर मंथ का प्रीमियम से आप 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा कवर ले सकते हैं। अगर यही आप एंडोमेंट प्लान या यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपका यही 1 महीने का जो 1,000 रुपये है वो 5, 6, 8, 10,000 तक भी पहुंच सकता है फॉर सेम अमाउंट ऑफ कवर। तो आपको वही जो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं इन केस ऑफ एंडोमेंट एंड यूलिप, अगर आप इंडिपेंडेंटली म्यूचुअल फंड या खुद स्टॉक मार्केट या इवन एफडी ही करा लेंगे तो आपको उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा और आपके पास पैसा आपके हाथ में होगा, जब भी आप चाहें उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो हमेशा टर्म प्लान ही बेस्ट रहता है, टर्म प्लान ही लेना चाहिए। इंश्योरेंस एडवाइजर आपको दूसरे प्लान के लिए भी पुश कर सकता है, क्योंकि उसमें उसको कमीशंस और टारगेट होते हैं और उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा टर्म प्लान ही लेना है। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए इंश्योरेंस लेने के लिए। सबसे पहले है इंश्योरेंस कवरेज। तो कितनी इंश्योरेंस कवरेज लेनी चाहिए? तो इसमें इंडस्ट्री का मानना है अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो उसको 20 गुना से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 लाख आपका इंश्योरेंस कवरेज। 10 लाख की बात मैं कर रहा हूं, 1 साल की सैलरी, तो उसमें 2 करोड़ का आपको इंश्योरेंस कवरेज चाहिए। तो ये तो मिनिमम है जो मैं रिकमेंड करता हूं। इससे भी ज्यादा लेना है तो ये आप पे पर्सनली है, आप इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। 20-25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी इज द राइट इंश्योरेंस कवरेज। और आपको टर्म प्लान लेना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है दोस्तों? टर्म प्लान में जो भी आपका इंश्योरेंस प्रीमियम निर्धारित होता है जब आप उसे लेते हैं, चाहे आपकी एज 25 है या 30 है, वही इंश्योरेंस प्रीमियम आपको थ्रू आउट द ईयर देना है। थ्रू आउट टर्म प्लान लेने के लिए सबसे पहला जो मैंने आपको फैक्टर बताया वो है आपकी कवरेज, जो होनी चाहिए 20 से 25 गुना आपकी जो भी एनुअल सैलरी है उसके अकॉर्डिंगली। सेकंड आपकी एज। एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी जल्दी आप इंश्योरेंस लेंगे उतना प्रीमियम आपको कम देना पड़ेगा। इसमें एक और चीज मैं आपको दोस्तों बता दूं, अगर आपने 25 साल की उम्र में 1 करोड़ प्लस का कवर ले लिया तो अप्रोक्सीमेटली ऑनलाइन अगर आप चेक करें तो 800-900 रुपए ही प्रीमियम आता है 1 मंथ का। अगर हम इसको राउंड फिगर कर लें तो लेट्स से आपने 10,000 ही देना है 1 साल का, और ये अमाउंट 10,000 1 साल की थ्रू आउट रहेगी आपकी 75 या 85 जो भी आपने मेच्योरिटी एज ली है
वहां तक, तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, चाहे आपकी उम्र बढ़ेगी, चाहे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका कवर जो आपने डिसाइड किया है प्रीमियम भी उतना ही रहेगा थ्रू आउट द प्रीमियम पेइंग ईयर्स या प्रीमियम पेइंग टर्म। तो ये था दूसरा फैक्टर, एज। तीसरा है कंपनी रेटिंग। कंपनी रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चेक कर लेना है कौन सी कंपनी है जो अपना कितने परसेंट जो प्रीमियम सेटलमेंट करती है, राइट। तो ये देख लेना है 95-96% अबव होना चाहिए आपकी कंपनी का प्रीमियम सेटलमेंट परसेंटेज। और दूसरा आपको फैक्टर देखना है प्रीमियम डिसबर्समेंट सेटल रेट क्या है। इसका मतलब ये है अगर 1 करोड़ आपका इंश्योर्ड वैल्यू थी तो उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरा दिया पैसा या कम दिया, तो वो भी आपको देख लेना है कितने परसेंट केसेस में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देती है। इस केस में भी जो आपकी फिगर है 95% प्लस ही होनी चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आप IRDA साइट, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी साइट पे डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी की क्या सेटलमेंट रेशियो है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप कंपनी डिसाइड करें और उस कंपनी का ही आप इंश्योरेंस प्लान लें। बात करते हैं प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बेसिकली 3 फैक्टर्स है इसमें। सबसे पहले आती है आपकी एज, जो मैं पहले भी इस वीडियो में काफी बार बता चुका हूं, जितनी एज कम है उतना प्रीमियम आपका कम रहेगा। सेकंड आती है आपकी जो मेडिकल कंडीशन क्या है, वो एक मेडिकल टेस्ट में आता है जिसमें आप, वो इंश्योरेंस कंपनी देखती है कोई ऐसी आपको कुछ टाइम में कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है, या आपके टेस्ट कुछ ऐसा इंडिकेट तो नहीं कर रहे हैं भी इन कमिंग टाइम्स आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट की, या कोई आपके नीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। तीसरे नंबर पे बात करूं तो आपका लाइफस्टाइल, आप स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं, या कोई पास हिस्ट्री है कोई ड्रग्स के साथ, नारकोटिक के साथ, तो उस केस में ऑब्वियसली आपका प्रीमियम ज़्यादा होने वाला है। तो ये सारे फैक्टर्स देखती है इंश्योरेंस कंपनी वाइल डिसाइडिंग योर प्रीमियम अमाउंट। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है भी इंश्योरेंस कितनी एज तक लेनी चाहिए। तो जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी रेशियो है या एज है इंडिया में, वो है 72 ईयर्स। तो 72 साल की एक एवरेज एज लोग जीते हैं, जो कि अगर हम सिटीज की बात करें तो कम है। इन केस ऑफ विलेजेस जहाँ पे शुद्ध एनवायरनमेंट है, शुद्ध खाना पीना है, वहाँ पे जो एवरेज एज होती है किसी की भी वो ज़्यादा आती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट फैक्टर आप डिसाइड कर सकते हैं 75 साल तक आपको जो टर्म लेना है, या आप 85 ईयर्स तक आपको लेना है। तो मैक्सिमम आई थिंक 85 ईयर्स तक आप ले सकते हैं। उस केस में जो आपकी प्रीमियम आप को देना पड़ेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, बट 85 ईयर्स तक आप अगर लेंगे तो आप बेटर रहेंगे। अब एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों, अगर तो आप 85 तक जी लिए तो इन केस ऑफ टर्म प्लान आपको कोई भी पैसा कुछ भी वापस नहीं आता। हाँ, अगर आप 84 ईयर्स और 6 मंथ्स के भी हैं, उस केस में आपकी डेथ हो जाए तो उस केस में इंश्योरेंस क्लेम वैलिड है। जो भी आपने नॉमिनी आपने भरा है अपने प्लान में, उसको पूरी रकम मिल जाएगी। अगर नॉमिनी नहीं है तो आपका रिलेटिव या आपका सेकंड नॉमिनी की भी ऑप्शन होती है, उसको डिसबर्समेंट हो जाएगी। अब अगला पॉइंट आता है, ये राइडर्स क्या होते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे। राइडर्स होते हैं इन कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स, इन केस ऑफ लेट्स से एक्सीडेंट, in case of some natural calamity, in case of some unpredictable things which may happen to you। उस केस में लाइफ इंश्योरेंस में आप अगर ऐसे राइडर्स लें, डिसेबिलिटी राइडर होता है, एक्सीडेंट राइडर होता है, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता आपका कल एक्सीडेंट होता है, आपके कोई भी लेम्स या आपकी पाँव वो नहीं रहते, तो उस केस में भी आपको जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है उसमें एक ठीक अमाउंट 1 करोड़ में लेस से आपको 20 लाख 30 लाख का रिम्बर्समेंट देगी इंश्योरेंस कंपनी। तो राइडर्स लेने का हमेशा फायदा होता है। इस पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेने में ही फायदा है। अब हम बात करेंगे प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रेगुलर प्रीमियम है, जो आप
रेगुलर प्रीमियम दे सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बात की। आप मंथली दे सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली आप दे सकते हैं, एनुअली दे सकते हैं। तो रेगुलर प्रीमियम ही आपको देना चाहिए। इससे आपकी एक बजटिंग हो जाती है। उतना पैसा आपको पहले ही अपनी सैलरी में से निकाल के आप इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए दे सकते हैं, और एडवांस में ही आप साल शुरू होने से जब भी आपका इंश्योरेंस पेमेंट टर्म शुरू होता है आप दे के स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, जिसमें आप प्रीमियम की पेमेंट के कुछ साल चूज करते हैं। आपने पॉलिसी ली 30 ईयर्स पे, आपकी है अप टू 75 ईयर्स, पर आप जो पेमेंट देना चाहते हैं वो 5 साल या 10 साल ही देना चाहते हैं। अब लिमिटेड प्रीमियम में क्या है, उस केस में आप इकट्ठा पैसा दे देते हैं, और उसमें दिक्कत क्या है, आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप कंपेयर करें टर्म प्लान से तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है, पर इस केस में आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है अगर हम टोटल करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम इसमें क्या है दोस्तों, जो आपने टर्म प्लान में लेट्स से आपने 10,000 देना था, इस केस में आप एक साल में 1 लाख रुपए दे रहे हैं। इसमें आपको 80C के अंदर रिबेट तो मिल जाएगा, पर अगर वही आप 90,000 जो आपने एक्स्ट्रा दिया वो आप कहीं म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या इक्विटी रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उससे डबल ट्रिपल बेनिफिट होगा। तो लॉन्ग रन में आपको लिमिटेड प्रीमियम देने का भी नुकसान है। तीसरा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन आता है सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम में आप एक ही साथ लमसम अमाउंट आप दे देते हैं और आपकी पॉलिसी पूरे इफेक्टिव रहती है थ्रू द प्रीमियम पेइंग टेन्योर। मतलब ये है 30 साल में आपने पॉलिसी ली, एक ही साथ आपने लमसम 8 लाख 10 लाख दे दिया, और आपकी पॉलिसी 75 ईयर्स या 85 ईयर्स जो भी आपका केस है तब तक आपकी इफेक्टिव है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट बहुत ही नुकसान वाला काम है, क्योंकि उस केस में सबसे पहले आप तो अमाउंट सारी की सारी दे देते हैं और काफ़ी ज़्यादा देते हैं एज कंपेयर टू टर्म प्लान। दूसरा इस क्या नुकसान है दोस्तों, आपने आज प्रीमियम दिया और भगवान ना करे आपके साथ कोई हादसा हो जाए 6 महीने बाद, 1 साल में, पर आपने पूरी अमाउंट दे दी। अगर आपने टर्म प्लान लिया होता तो उस केस में आपने सिर्फ उसकी 2-4% ही अमाउंट दी होती और आपको पूरा का पूरा कवर मिलता जो भी आपकी पॉलिसी का कवर है। तो सिंगल प्रीमियम का कोई फायदा नहीं है। सेकेंडली इसमें क्या नुकसान है, वही आप लमसम अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में या किसी भी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में तो आपको उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अभी एक और नई तरह का ऑप्शन आया है जिसको लेटेस्ट ऑप्शन या लेटेस्ट कहते हैं, रिटर्न ऑन ऑफ प्रीमियम। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या है दोस्तों, जो भी आपका टर्म प्लान का अमाउंट बनता है, लेट्स से आपका अमाउंट बना है 1,000, कंपनी आपसे चार्ज करती है 5,000। वो 4,000 जो एक्स्ट्रा चार्ज करती है वो कंपनी अपने बिहाफ पे स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करती है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर हम एग्जांपल ले LIC की, LIC कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, कल को अगर अडानी ग्रुप फेल होता है तो आपका रिटर्न बहुत कम हो जाता है और आपके पास कोई स्विच करने की ऑप्शन नहीं है, और उनके चार्जेस जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। बेस्ट प्लान आपको प्लेन टर्म प्लान ही ले, उसमें ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखी है, एंडोमेंट प्लान ले रखा है या यूलिप ले रखा है, वो लोग क्या करें। इन केस ऑफ एंडोमेंट प्लान अगर तो आपने इंश्योरेंस 1-2-3 साल तक ली है तो आप उसको तोड़ा के टर्म प्लान ले लें, उस केस में आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो होगा दोस्तों, अगर आपने 100 रुपये दिया है तो अगर आप पहले तोड़ाएंगे तो 25-30% ही वापस आएगा, तीसरे चौथे साल में तोड़ाएंगे 40-50% ही वापस आएगा जो आपने पैसा दिया है। नुकसान तो है, पर लॉन्ग रन में आपको टर्म प्लान बहुत ही अच्छा, सस्ता और मोर बेनिफिशियल रहेगा। इन केस ऑफ यूलिप अगर आप उसको इमीडिएटली तोड़ा सकते हैं, पर आपको पैसा जो भी मिलेगा वो आपका टेन्योर के बाद ही मिलेगा। लेट्स से आपका 10 साल का यूलिप का टेन्योर है तो 10 साल मैच्योरिटी के बाद ही आपको पैसा आपको वापस आएगा। तो दोनों केस में आप तोड़ा लें और टर्म प्लान में शिफ्ट हो जाएं, वही आपको बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी डिटेल में मैंने इसे एक्सप्लेन किया अच्छा लगा होगा।
आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एक इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन ले पाएँ लाइफ इंश्योरेंस में। थैंक यू दोस्तों।